तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का ये सेकंड पार्ट है। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर यही, इसका 4 मुख्य कारण था। 1789 ईस्वी का फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण था कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक कारण को माना जाता है। ठीक है। फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुशवादी शासक लुई 16वां था। निरंकुशवादी का मतलब वो अपनी शक्ति से राजा बन गया था, वो जनता के द्वारा चुना हुआ राजा नहीं था। और इसके काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय थी, विशेषकर सर्वहारा वर्ग की स्थिति खराब थी, जबकि पादरी और कुलीन वर्ग की स्थिति बहुत अच्छी थी। सर्वहारा वर्ग का मतलब जिसका 2 टाइम का खाना जुटाना भी मुश्किल होता हो, उसे सर्वहारा वर्ग। कुलीन वर्ग कहने का मतलब है कि वो मतलब रुपयों पैसे से बहुत अच्छा था, वो मतलब थोड़ा अमीर आदमी था। और सर्वहारा का मतलब तो आप समझ ही गए, तो मिडिल क्लास फैमिली था। कहने का मतलब यही है कि लुई 16वां के समय वो एक भ्रष्टाचार शासक था, और उसके समय जैसे कुलीन वर्ग की स्थिति बहुत अच्छी थी, पादरी की स्थिति बहुत अच्छी थी, जबकि मध्यम वर्ग वाले जो थे, सर्वहारा वाले जो थे, उसकी स्थिति बहुत खराब थी, उसकी स्थिति दयनीय थी। और इस क्रांति को वाल्डेमार रूसो तथा मोंटेस्क्यू ने आगे बढ़ाया। क्वेश्चन है 9 नंबर का, वियना कांग्रेस का क्या लक्ष्य था? तो इसमें देखिए कि 1789 से 1815 तक जो भी घटना घटा है उसे दोहराया ना जाए, यानी फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ उसको दोहराया ना जाए। और नेपोलियन के द्वारा जो भी विकास का आंदोलन चलाया गया है उसे दबा दिया जाए, और यूरोप में जैसी स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मोटा मोटी यहाँ पर 3 लक्ष्य सामने निकल के आ रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति से 1815 तक जो भी घटना घटा उसको दोहराना जाए, 1 नंबर। और दूसरा है कि नेपोलियन के द्वारा जो भी विकास का आंदोलन चलाया गया है उसे दबा दिया जाए। और तीसरा यह है कि यूरोप में जैसी स्थिति है उसे उसी तरह रहने दिया जाए और परिवर्तन ना किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद क्या है? देखिए साम्राज्यवाद क्या है, तो जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा लेता है तो उसी को साम्राज्यवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ शोषण करना होता है। देखिए यहाँ पे बड़ा देश का मतलब यह है कि बड़ा देश का मतलब यही है कि उसके पास ताकत अधिक रहेगा। ताकत कैसे अधिक रहेगा? क्योंकि उसके पास पूंजी अधिक रहेगा, इसलिए ताकत भी अधिक रहेगा। और साम्राज्यवाद का मतलब क्या है कि अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, वो मतलब छोटे देश पे कब्जा करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है और शोषण कर रहा है। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि 1848 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसका कारण क्या था? ठीक है, उसका फ्रांसीसी क्रांति होने का क्या कारण था? ठीक है, क्रांति हुई इसका निम्नलिखित कारण है। पहला नंबर है जैसे कि साम्राज्यवाद का प्रसार, ठीक है, मध्यम वर्ग के ऊपर शासन, तीसरा है राजनीतिक दलों के संगठनों में अभाव, और चौथा कारण लुई फिलिप की असफलता को सबसे बड़ा कारण माना गया है, क्योंकि इसने जनता से वादा किया था कि अगर हमारी सत्ता आएगी तो तमाम जनता को खुश करने के लिए गीजो को प्रधानमंत्री बनाया था, जो कठोर प्रकृति का व्यक्ति था। लुई फिलिप ने जनता से ये वादा किया कि अगर हमारी सत्ता आएगी तो गीजो को मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा। पर लुई के काल में आखिर हुआ क्या? इसके काल में भूखमरी और बढ़ गई। इसका विरोध सुधारवादी नेता थेथर्स ने किया, लेकिन पुलिस द्वारा गोलियां चलवा दी गई, जिससे सारे नेता मारे गए। तो यही कारण थे जिसके कारण फ्रांस में बहुत बड़ी क्रांति आई 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया था? इसकी क्या उपलब्धियां थी? आइए जानते हैं कि वियना सम्मेलन क्यों किया गया था, इससे क्या उपलब्धियां थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा फ्रांस की राजनीति में जो भी विकास के कार्य किया गया था उसको समाप्त करना, ठीक है, और पुरानी व्यवस्था को लागू करना, और फ्रांस की क्रांति के दौरान जो भी प्रजातंत्र और गणतंत्र का उदय हुआ था उसका विरोध करना वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। अब आइए देखते हैं इसकी उपलब्धियां क्या थी। नेपोलियन ने जो भी क्षेत्र जीता उसको वापस करने को कहा गया, और इटली देश को 300 छोटे छोटे राज्यों में खंडित करना, और रूस को पोलैंड का एक भाग दे दिया गया। तो इस प्रकार से लुई का प्रतिक्रियावादी शक्ति का विजय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जुलाई 1830 ईस्वी के क्रांति के कारण को लिखें। फ्रांस में 1830 ईस्वी में एक गृह युद्ध की शुरुआत हुआ था, जिसे जुलाई 1830 ईस्वी का क्रांति कहा जाता है। देखिए फ्रांस में जो 1830 ईस्वी में क्रांति आई थी, वो क्रांति आने का 3 कारण था। पहला कारण यह था कि मेटरनिक का कथन था कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है।
और दूसरा कारण ये है कि इस क्रांति में चार्ल्स दशम एक निरंकुशवादी राजा था जिसने फ्रांस में पनप रही राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का कार्य किया। और तीसरा कारण ये है कि इसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलगेनिक को प्रधानमंत्री बनाया गया जिसका विरोध उदारवादी लोगों ने किया। इसमें देखिए मेटरनी का कथन उतना मायने नहीं रखता है। इसमें दो ही मेन मुख्य कारण को मान सकते हैं जिसमें कि चार्ल्स दशम का निरंकुशवादी राजा होना और उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलगेनिक को प्रधानमंत्री बनाना, यही दो कारण को आप मान सकते हैं। इसी के कारण फ्रांस में बहुत बड़ी क्रांति आई और फ्रांस में बहुत बड़ा बदलाव भी हुआ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर का, 1830 ईस्वी के क्रांति के प्रभाव को लिखे। तो 1830 ईस्वी में जो क्रांति हुआ उसका दो मुख्य कारण था, उसके बारे में अभी बात किए, ठीक है। तो उस क्रांति से क्या फ़ायदा हुआ, क्या प्रभाव पड़ा उस क्रांति के बाद देखते हैं उसको। पहला प्रभाव ये हुआ कि वियना कांग्रेस का जो भी लक्ष्य था उसको असफल कर दिया गया। और इस क्रांति से दूसरा बड़ा प्रभाव ये हुआ कि पूरे यूरोप में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में विकास हुआ। और तीसरा, देश में भक्ति की भावना को बढ़ाया गया। और चौथा, जर्मनी, इटली, हंगरी, पोलैंड, यूनान की व्यवस्था को देखते हुए विकास का आंदोलन किया गया, ठीक है। यही चार प्रभाव पड़ा उस क्रांति से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, ठीक है। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ी बाधा थी, मतलब ऑस्ट्रिया ही सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि एकीकरण के पीछे राष्ट्रवाद का हाथ था। देखिए ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था वो मेटरनिक था, ठीक है। मेटरनिक को कहा जाता है, जिसका कहना था कि किसी भी देश में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। देखिए ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, वो घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। वो देश का विकास नहीं चाहता था, केवल राज करना चाहता था, ठीक है। तो शासन करो लेकिन जनता की भलाई ना करो, यह एक निरंकुशवादी राजा था। जैसे ही मेटरनिक का पतन हो जाता है वैसे ही इटली और जर्मनी का विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का क्या योगदान रहा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।